भारतीय संविधान के भाग 5 चल रहा है, अध्याय 2। आज अध्याय 2 का पूरा आर्टिकल यानी 122 तक आज कंप्लीट हो जाएगा। तो जो शेष आर्टिकल है वो आज हम बता दे रहे हैं। उसके बाद आगे भाग 5 का अध्याय 3 आपको पढ़ाएंगे। अध्याय 2 का जो शेष आर्टिकल है इसमें देखिए 122 तक है। तो आर्टिकल 117 क्या कहता है कि वित्त विधेयक यानी फाइनेंशियल बिल, वित्त विधेयक के बारे में बात करता है। देखिए मनी बिल अलग है, जो पढ़ा दिए हैं मनी बिल, पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा। और वित्त विधेयक फाइनेंशियल बिल अलग है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। वित्त विधेयक कहिएगा तो मनी बिल आ सकता है, लेकिन मनी बिल कहिएगा तो वित्त विधेयक नहीं हो सकता है। यानी मनी बिल से वित्त विधेयक जो है ना वो बड़ा है, इसका क्षेत्र, इसका दायरा बड़ा है। जैसे मनी बिल एक बड़ा सा घर हो गया और वित्त विधेयक जो है मान लो बड़ा सा एक घर हो गया, कल्पना कीजिए। और इसमें जो मनी बिल है, धन विधेयक, एक इसमें छोटा सा रूम है उस तरह का, ठीक ना। तो वित्त विधेयक के बारे में है। इसमें आर्टिकल 110 धन विधेयक वाले मामले शामिल होते हैं। बताए ना कि वित्त विधेयक धन विधेयक हो सकता है। तो सबसे पहले आर्टिकल 110 धन विधेयक के बारे में बात करता है। जितने धन विधेयक वाले मामले हैं, मनी बिल वाले मामले हैं, इसमें शामिल हो सकते हैं। और सामान्य कानून वाले मामले भी, और सामान्य कानून वाले मामले भी शामिल हो सकते हैं, ठीक ना। दोनों आर्टिकल 110 इसमें शामिल हो सकता है और सामान्य कानून वाले मामले भी शामिल हो सकते हैं। यह केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। पहले भी पढ़ा चुके हैं आर्टिकल 110 कि धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, केवल लोकसभा। इसको राज्यसभा से कोई मतलब नहीं है, इसको राज्यसभा से कोई लेना देना नहीं है, केवल ये लोकसभा में पेश होता है। कौन? तो धन विधेयक। और इसके लिए राष्ट्रपति की सिफारिश अनिवार्य है। राष्ट्रपति की सिफारिश के माध्यम से ही लोकसभा में पेश, राष्ट्रपति से पूछा जाएगा, सिफारिश किया जाएगा, तब वो विधेयक, राष्ट्रपति उसको आदेश देंगे, तब लोकसभा में पेश किया जाता है धन विधेयक। धन विधेयक बताए थे कि टैक्स लगाना या पुराना टैक्स को चेंज करना या पुराने टैक्स को हटा कर नया टैक्स लगाना, ये सभी धन विधेयक में आता है। और धन विधेयक को कौन बताता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है? तो स्पीकर, लोकसभा स्पीकर तय करेगा कि कौन सा धन विधेयक है और कौन सा धन विधेयक नहीं है। तो जितने धन विधेयक है वो इसमें शामिल है और धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होता है। इसके लिए राष्ट्रपति की मंजूरी अनिवार्य है, ठीक। ये तो हो गया वित्त विधेयक के बारे में। वित्त विधेयक भी धन विधेयक में, धन विधेयक के बारे में हो गया, तो धन विधेयक भी वित्त विधेयक में शामिल है, उसको ऐड किया गया है। एक तरह से दोबारा पढ़ लिए इसको, वित्त विधेयक में भी। अब एक्स्ट्रा क्या है? देखिए इसमें एक्स्ट्रा ये है कि जो भारत की संचित निधि से खर्च करने वाले प्रावधान होते हैं ना, भारत की संचित निधि से खर्च करने वाले प्रावधान होते हैं, लेकिन आर्टिकल 110 वाले विषय यानी धन विधेयक नहीं होते हैं। जो भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है, पैसा खर्च किया जाता है, वैसे प्रावधान होते हैं, लेकिन वे प्रावधान नहीं होते हैं जो कि आर्टिकल 110 वाले विषय हो। 110 वाले विषय को छोड़ करके जितने सारे विषय हैं संचित निधि से, यानी धन विधेयक को छोड़ करके जितने सारे विषय हैं
जो संचित निधि से निकाले जाए, पैसा खर्च किया जाता है, उसकी बात किया जा रहा है। तो ये किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। बताया ना कि धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, लेकिन जब आर्टिकल 110 वाले विषय को विधेयक को नहीं लीजिएगा, उसको शामिल नहीं कीजिएगा, इसके अलावा जितने और विषय हैं जो धन विधेयक नहीं है, यानी आर्टिकल 110 वाले विषय नहीं है, तो आर्टिकल 110 वाले विषय नहीं है, इसका मतलब कि वो धन विधेयक नहीं है। तो धन विधेयक तो लोकसभा में केवल पास होता है, लेकिन जो धन विधेयक नहीं है उस विषय को संसद के दोनों सदन में पेश किया जा सकता है और राष्ट्रपति की सिफारिश ज़रूरी है। राष्ट्रपति से पूछना ज़रूरी है पास करने के पहले। तो जो धन विधेयक के अलावा जो विधेयक है, धन विधेयक को छोड़ करके, वो संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है, राज्यसभा और लोकसभा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वित्त विधेयक होते हैं, जितने सारे धन विधेयक है वो वित्त विधेयक कह सकते हो, लेकिन सभी वित्त विधेयक को धन विधेयक नहीं कह सकते हो, क्योंकि वित्त विधेयक में ही धन विधेयक शामिल है। तो सभी धन विधेयक को हम क्या कह सकते हैं? वित्त विधेयक। धन विधेयक भी कह सकते हो तो वित्त विधेयक भी कह सकते हो, इसको दो नाम हो गए। लेकिन सभी वित्त विधेयक को धन विधेयक नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारे वित्त विधेयक है जो दोनों सदन में पेश किया जाता है, लेकिन धन विधेयक दोनों सदन में पेश नहीं किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी जो वित्त विधेयक है वो धन विधेयक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होता है और वित्त विधेयक लोकसभा में भी केवल पेश हो सकता है और दोनों में भी पेश हो सकता है, लोकसभा और राज्यसभा। तो दोनों में कौन पेश होगा? जो धन विधेयक नहीं है। आगे चलिए, आर्टिकल 118 संसद की प्रक्रिया के नियम। संसद की प्रक्रिया, जो प्रक्रिया है उसके रूल क्या है? कानून या उसकी प्रक्रिया है, संसद की प्रोसेस के रूल क्या है? तो 118 अनुच्छेद के तहत संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा अपना अपना कानून या नियम बना सकती है। 118 यह अधिकार देता है कि लोकसभा और राज्यसभा अलग अलग अपना कानून बना सकती है। कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाए तो 118 के तहत अलग कानून हम लोकसभा के लिए बनाया जा सकता है और राज्यसभा अपने लिए अलग कानून बना सकती है, ये कह रहा है। यदि दोनों में मतभेद हो जाए, लोकसभा और राज्यसभा में, मान लो कोई कानून है केवल लोकसभा में पारित हो गया, लोकसभा में पास हो गया और राज्यसभा में जा कर के अटक गया, राज्यसभा रोक दिया, राज्यसभा में पारित नहीं हो रहा है, नहीं उस पर वोटिंग करने का विचार है, तो मतभेद हो जाएगा। लोकसभा वाले कहेंगे कि भाई जल्दी इसको आगे बढ़ाओ। जब मतभेद हो जाएगा तो राष्ट्रपति महोदय दोनों सदनों के अध्यक्ष से बात करेंगे, स्पीकर से और चेयरमैन से बात करेंगे और संयुक्त बैठक, ज्वाइंट मीटिंग बुलाएंगे और संयुक्त बैठक की उस समय संयुक्त बैठक यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों की अध्यक्षता कौन करेंगे? लोकसभा स्पीकर करेंगे। कौन करेंगे? लोकसभा स्पीकर। आगे चलिए, आर्टिकल 119 वित्तीय काम को समय पर पूरा करने के लिए कानून। जो वित्तीय काम है, जो धन से संबंधित काम है, पैसा से संबंधित काम है, उसको समय पर पूरा करने के लिए कानून बनाने का अधिकार संसद को है। ये आर्टिकल 119 कहता है कि संसद के पास अधिकार है, शक्ति है कि वह वित्तीय कार्य में जैसे बजट पास करना या धन संचित निधि से निकालना को समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए कानून बना सके। इस आर्टिकल के तहत अलग से कानून बनाया जा सकता है कि ताकि इसका जो पैसा निकाले उसका यूज एक लिमिट समय तक कीजिए, समय के अंदर ही पूरा कर लीजिए। इसके लिए अलग से कानून
बनाया जा सकता है। जैसे कोई बजट पास हुआ किसी रोड के लिए, चाहे रेलवे के लिए, तो उस बजट का समय होता है 1 साल। तो 1 साल के अंदर में पूरा करने के लिए ये जो आर्टिकल 119 है, यह अधिकार देता है संसद को कि आप अलग से कानून बना करके इसको पूरा करने के लिए अलग से कानून बना सकते हैं। आर्टिकल 119 ये है। आर्टिकल 120 देखिए संसद का, ये अलग है, ये भाषा से संबंधित है। यह हिंदी राजभाषा से संबंधित है कि संसद में जो प्रयोग की जाएगी भाषा, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है। लैंग्वेज यूज्ड इन पार्लियामेंट। अब इसे मान लीजिए संसद में जो संसद के सदस्य है, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, उनकी भाषा क्या होगी, संसद की भाषा क्या होगी, वो किस भाषा में वो स्पीच देंगे सदन में। तो इसके लिए क्या रूल है कि संविधान के अनुसार संसद में हिंदी अथवा अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा। संसद में या तो हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं अथवा अंग्रेजी का प्रयोग, ये अपने मन से कर सकते हो। संसद में कोई बात रखना है तो हिंदी में भी रख सकते हो। यदि अंग्रेजी हिंदी नहीं आती है, आप अरुणाचल प्रदेश के हैं तो अंग्रेजी वहाँ की भाषा है तो अंग्रेजी बोल सकते हो। साउथ में है, यदि हिंदी कम आती है तो अंग्रेजी भी बोल सकते हो। तो हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषा जो है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। अब रह गई बात कि किसी को हिंदी और अंग्रेजी दोनों नहीं आता है। यदि सदन के सदस्य की हो हिंदी और अंग्रेजी बोलने में सक्षम नहीं है, दोनों नहीं आता है, तब वह क्या करेगा, स्पीकर की अनुमति से, स्पीकर की अनुमति लेगा। स्पीकर से कहेगा कि सर हमको ये दोनों भाषा नहीं आती है। तो स्पीकर कहेंगे कि भाई जिस भाषा में आप बोलने में सक्षम हो, जिस भाषा में आप बोल सको, उसी भाषा में बोलिए। वो स्पीकर आदेश देंगे तो अपना लोकल भाषा में वो बोलेगा, चाहे भोजपुरी हो, चाहे तमिल हो, चाहे तेलुगु हो, कोई भाषा यदि उसको आती है तो अपना क्षेत्रीय भाषा में स्पीकर से परमिशन लेकर के वो सदन में बोल सकता है। लेकिन यदि स्पीकर की परमिशन नहीं लेना है, तो यदि ऐसे ही बोलना है तो या तो हिंदी बोलिए, नहीं तो अंग्रेजी बोलिए। हिंदी अंग्रेजी के अलावा दूसरा यदि लैंग्वेज का यूज करना है, चाहे क्षेत्रीय लैंग्वेज है, चाहे कैसे भी लैंग्वेज हो, तो स्पीकर से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी, लोकसभा अध्यक्ष से परमिशन लेना पड़ेगा। और 15 वर्ष का नियम क्या है, जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, तो जब संविधान जब बन रहा था ना, तो हुआ कि भाई अंग्रेजी का तो हटाया नहीं जा सकता उस समय भाई, क्योंकि अंग्रेज छोड़ कर गए थे, तो इतना जल्दी अंग्रेजी कैसे छोड़ दीजिएगा। वो तो अंग्रेजी वाला काम तो चलता ही रहेगा ना कुछ दिन तक, क्योंकि कर्मचारी तो वही है। अब कर्मचारी हटेंगे तब हिंदी भाषी नियुक्त होंगे, तब तो हिंदी में चलेगा। और सबको आदत पड़ जाती है अंग्रेजी में करने का। तब संविधान बनाने वालों ने सोचा कि ऐसा किया जाए कि संविधान जब से लागू होगा उसके 15 वर्ष बाद तक केवल अंग्रेजी प्रयोग होगा, और 15 वर्ष के बाद अंग्रेजी का प्रयोग नहीं होगा। 15 वर्ष के लिए टाइम लिमिट दिए थे, यानी 1950 में लागू हुआ, 1965 तक ही अंग्रेजी का प्रयोग करने के लिए संविधान निर्माताओं ने बोले थे, संविधान में लिखे थे कि आपको 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग करना है, उसके बाद धीरे धीरे उसको क्या कर देना है, समाप्त कर देना है। लेकिन क्या हुआ कि अंग्रेजी का प्रयोग रुका नहीं, इसके लिए फिर दोबारा अधिनियम बनाना पड़ा। देखा गया कि भाई 1965 में भी तो अंग्रेजी का छोड़ा नहीं जा सकता। देखिए अभी भी अंग्रेजी का यूज प्रयोग आदमी कर रहा है, सभी पढ़ाई लिखाई अंग्रेजी में हो रहा है, बच्चे हिंदी से ज़्यादा अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं। तो अंग्रेजी चाहे विदेशी लैंग्वेज तो है, लेकिन भारत से कभी जा नहीं सकती है, क्योंकि सभी कार्य जो है सभी अंग्रेजी में होते हैं, साइंस वाले कार्य भी इंग्लिश में ही होते हैं। तो 15 साल के बाद भी जब देखे कि भाई ये तो 15 साल के बाद तक ही अंग्रेजी का प्रयोग करना था, उसके बाद धीरे धीरे समाप्त करना था, और लगा उस समय कि भाई बिना अंग्रेजी के काम नहीं चलेगा, तो राजभाषा अधिनियम 1963 में पास किया गया कि भाई इसको बढ़ाया जाए। इसमें इस अधिनियम या ये जो अधिनियम पास हुआ लोकसभा में, राजभाषा अधिनियम संसद में पारित हुआ 1963 में। तो राजभाषा अधिनियम क्या था, इसीलिए कि हिंदी का के साथ साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग किया जाए।
इस अधिनियम का मतलब यही था कि अंग्रेजी का भी प्रयोग हिंदी के साथ में किया जाए। तो किस अधिनियम के तहत? 1963 के अधिनियम। तब उसके बाद आगे बढ़ाया गया इस अधिनियम के तहत अंग्रेजी का प्रयोग के लिए। अब क्वेश्चन एक है कि यदि कोई संसद का सदस्य MP मातृभाषा में बोलना चाहे तो वह किसकी अनुमति आवश्यक है? मातृभाषा में, लोकल लैंग्वेज में बोलना चाहे अपना, तो सदन के पीठासीन अधिकारी। राज्यसभा में रहेगा तो राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी चेयरमैन होते हैं, यानी सभापति होते हैं। यदि लोकसभा में वो सदस्य है और वो बोलना चाह रहा है लोकसभा में, तो लोकसभा के अध्यक्ष यानी पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर होते हैं, उससे परमिशन लेना पड़ेगा। यदि वो परमिशन दे देते हैं तो आप लोकल भाषा, मातृभाषा में आप स्पीच दे सकते हैं सदन में। अब चलिए आर्टिकल 121, संसद में चर्चा पर निर्बंधन। संसद में चर्चा पर रोक, निर्बंधन मतलब रोक, रेस्ट्रिक्शन मतलब रोक ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में चर्चा पर रोक के बारे में, यानी कि पार्लियामेंट में यदि कोई चर्चा चल रही है तो कभी कभी आप देखते होंगे कि चर्चा गलत भी, एक दूसरे पर आदमी आरोप लगाने लगते हैं। तो दूसरा आदमी ये नहीं कहेगा जाकर कोर्ट में कि भाई हमको ऐसे बोला है, ऐसे आरोप लगाया है। अरे भाई, विपक्ष तो का काम ही है एक दूसरे पर आरोप लगाना। आपके कार्यों, यदि विपक्ष न रहे तो फिर आप जो मन करेगा वो करेंगे। तो जो विपक्ष होती है वो आरोप लगाती ही है दूसरे पर कि आप ऐसा कर रहे हैं तो जनता का नुकसान हो रहा है। तो उसको लेकर के हाई कोर्ट का जज चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज उस पर बहस नहीं करेगा, ठीक ना। ये पावर दिया है आर्टिकल 121, यानी संसद का ये पावर है। मानिए तो संसद में चर्चा पर निर्बंधन, संसद कहता है कि जो सदन में चर्चा हो रही है उसमें हाई कोर्ट और चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज, न्यायालय उस चर्चा पर कोई उस कार्य के बारे में, संसद में जो चर्चा हो रही है उस पर ध्यान नहीं देगा, ठीक ना। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में संसद में चर्चा नहीं की जाएगी। ये कह रहा है कि संसद में चर्चा पर निर्बंधन, मतलब कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में संसद में चर्चा नहीं की जाएगी, ये बात कह रहा है, समझे ना। इसका उल्टा 122 है। ये कह रहा है कि यदि संसद में चर्चा चल रही है, एक दूसरे को पर आरोप लगाए, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के कार्य प्रणाली पर नहीं आरोप लगाइएगा कि ऐसा कार्य कर रहा है, ठीक ना। इस विधेयक, इसका उद्देश्य है कि न्यायपालिका स्वतंत्र होकर के न्याय कर सके बिना डर या राजनीतिक दबाव के। यानी जो सुप्रीम कोर्ट के जज है, सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट के जज, उसके बारे में संसद में चर्चा नहीं होगी। हाँ, चर्चा कब होगी? जब कोई बड़ा गलती करते हैं तो हटाने के लिए चर्चा हो सकती है। यदि कोई गलत काम करते हैं, न्याय अच्छा से नहीं देते हैं और हटाने का प्रस्ताव हो तो प्रस्ताव पारित किया जा सकता है हटाने का। लेकिन ऐसे कोई कार्य कर रहा है तो संसद में चर्चा नहीं होगी। हटाने के विषय पर चर्चा हो सकती है। यदि हटाने के अलावा और कोई विषय में जज के कार्य के बारे में यदि संसद में बोल रहा है कोई सदस्य, तो ये गलत है। या आर्टिकल 121 कह रहा है कि नहीं, आप कोर्ट के विषय में नहीं बोल सकते हो। हाँ, जज कोई पर्सनली आदमी गलत है तो उसको हटाने के लिए उस पर आरोप लगाइए और कानून के तहत हटाए जाएंगे। इस आर्टिकल का उद्देश्य यही है ना कि जो कोर्ट में जज बैठा है स्वतंत्र होकर के अपना निर्णय सुनाए। यदि यह आर्टिकल न रहे तो नेता लोग जो है जज पर हावी हो जाएंगे, कहेंगे कि अच्छा रुको, तुम डिसीजन मेरे खिलाफ दोगे, तुमको हम बताते हैं। लेकिन 121 आर्टिकल रोक लगाता है, कहता है कि ना, यदि आप जज के खिलाफ बोले तो आप पर कार्रवाई हो जाएगी। क्योंकि आर्टिकल 121 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का जज हो चाहे हाई कोर्ट का जज हो, डिसीजन होता है। फांसी की जिसको सज़ा सुना दिया तो फिर संसद उस पर रोक नहीं लगा सकती है, नहीं कह सकती है कि फांसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जज का कार्य जो है वो न्याय देना ही है। अच्छा, वो
सब देख करके ही न्याय देता है कि क्राइम जो किया है उसको कैसा उसको सज़ा मिलेगी। हाँ, यदि गलत काम में पकड़े जाए तो हटाने के लिए आप संसद में चर्चा कर सकते हैं। एक ही बस प्रोसेस है उसको हटाने के लिए। यदि लगे तो वही सदन के सभी सदस्य इसके बारे में वोटिंग करेंगे, कहेंगे, तब ना होगा। एक आदमी के कहने से थोड़े हो जाए कि हट जाएंगे। आर्टिकल 122 इसका उल्टा है कि कोर्ट द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किए जाना। संसद में कोई भी कार्यवाही हो रही है, जैसे मान लीजिए एक लीडर है दूसरे लीडर का पर आरोप लगा रहा है, तो दूसरा लीडर कोर्ट में जाकर शिकायत नहीं करेगा। ये बात कहा जा रहा है इसमें आर्टिकल 122 में कि संसद के कोई भी कार्यवाही हो रही है उस कार्यवाही को कोर्ट में, न्यायालय में शिकायत कोई नहीं करेगा। मान लो कि राहुल गांधी है नरेंद्र मोदी की शिकायत कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, अब नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को उल्टे कोर्ट में घसीट ले जाए तो ये गलत है। ये आर्टिकल 122 नहीं कह रहा है कि भाई एक पार्टी दूसरे को आरोप लगा रही है, यानी संसद का कोई कार्यवाही, यदि संसद में कोई कार्यवाही हो रही है तो उसकी शिकायत जो है कोर्ट में नहीं किया जा सकता है कि यहाँ पर ऐसा घटना हुई है। तो भाई जब कोई एक दूसरे पर आरोप प्रतिरोप नहीं लगाएगा तो फिर वो अपनी गलती सुधार कैसे करेगा। इसीलिए ये संसद का भी पावर दे दिया गया कि कोर्ट संसद के काम में हस्तक्षेप ना करे। आर्टिकल 121 में कोर्ट का पावर था कि संसद में जो संसद का कोर्ट के बारे में ना कुछ कहे, कोर्ट के जज के बारे में संसद में ना कहा जाए। 121 में इसमें है कि जो संसद की कार्यवाही है वो कोर्ट द्वारा जांच नहीं की जाएगी। स्पीकर चेयरमैन को शक्ति प्राप्त है, उन शक्तियों का प्रयोग के लिए न्यायालय में जवाबदेह नहीं होगा। यदि स्पीकर कोई बात कहता है उसको अपना पावर का इस्तेमाल करता है, स्पीकर हो लोकसभा का चाहे राज्यसभा का चेयरमैन हो, लोकसभा अध्यक्ष हो चाहे राज्यसभा के सभापति हो, यदि कोई अपने शक्ति का यूज करता है तो उस शक्ति को लेकर के कोई कोर्ट में नहीं जा सकता है। यह आर्टिकल 122 कहता है कि कोर्ट में शिकायत नहीं कर सकते हैं। यह अनुच्छेद संसद की संप्रभुता और गरिमा को बनाए रखता है। यह अनुच्छेद से संसद की गरिमा बनी रहती है कि भाई संसद में कोई भी बात कहा, स्पीकर कोई निर्णय सुनाए तो उनको मानना ज़रूरी है, क्योंकि स्पीकर चुन करके बैठाए गए हैं। राज्यसभा में चेयरमैन चुन कर बैठाए गए हैं। ये चेयरमैन राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, चेयरमैन जो होते हैं। तो राज्यसभा के जो सभापति है चेयरमैन, उनको ये शक्ति प्राप्त है कि वो अपने पावर का इस्तेमाल करे। उनका पावर को कोई न्यायालय में, कोर्ट में कंप्लेन नहीं कर सकता है। यह अनुच्छेद संसद की संप्रभुता और गरिमा को बनाए रखता है ताकि कोर्ट संसद के काम में हस्तक्षेप न करे। ये मतलब कि इस आर्टिकल के द्वारा संसद में कोई भी काम हो रहा है उसमें कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसका भाग 5 का अध्याय 2 समाप्त हो गया। यानी ये जो 121 है संसद पर चर्चा पर रोक लगा रहा है, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में चर्चा नहीं होगी, केवल हटाने की चर्चा हो सकती है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज क्या फैसला सुनाते हैं, किस पक्ष में सुनाते हैं, उसके बारे में चर्चा नहीं होगी। हाँ, ज़्यादा गलती करते हैं तो केवल हटाने की प्रक्रिया की चर्चा होगी कि भाई इनको हटाया जाए, एक जज सही नहीं है तो हटाया जा सकता है। ये बात है आर्टिकल 121 में। इसका उल्टा 122 में है कि कोर्ट द्वारा भी संसद की कार्यवाही की जाँच नहीं किया जाएगा। संसद में सदस्यों के बीच क्या चल रहा है, एक दूसरे को शिकायत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो कोर्ट में कोई शिकायत नहीं करेगा कि हमारे विषय में ऐसा कह रहा है। इस मान लो कि विपक्ष किसी पर आरोप लगाया कि आपने भ्रष्टाचार किया, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ फिर कोर्ट में शिकायत कोई नहीं करेगा, ठीक ना, कि अनियमितता हुई है।
कोर्ट इसमें इंटरफेयर संसद में नहीं करेगा। जब कोर्ट करने लगे तो फिर संसद का मतलब ही क्या हो जाएगा। संसद इसलिए बनाया गया है बहस के लिए, एक दूसरे विपक्ष जो सरकार है उस पर आरोप लगाएगा, सरकार उसको सुधार करके उसको लगेगा कि नहीं भाई हम पर आरोप ये सही है तो उसको सुधार करेगी, तो इससे विपक्ष का भी होना ज़रूरी होता है। तो इसको ये नहीं कोई कह सकता है कोर्ट में जा कर के कि ये हमको ऐसे कह रहे हैं, कोर्ट इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती है। ये आर्टिकल 122 के तहत है। तो अध्याय 5 यानी भाग 5 का अध्याय चैप्टर 1 तो हो गया कंप्लीट, 2 भी कंप्लीट हो गया 122 आर्टिकल तक, 122 आर्टिकल तक पढ़ा दिए। अब भाग 5 का चैप्टर 1 हो गया, 2 हो गया, चैप्टर 3 पढ़ाएंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।